हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज एक वीडियो देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी की, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि क्या वेस्ट ये इजीली डाइजेस्ट कर लेगा इंडिया के राइस को, इंडिया की तरक्की को। सो फार मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो ये है कि कोई टेक्निकल या लॉजिकल रीज़न इसकी समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि क्यों नहीं उन्हें करना चाहिए, सिवाय इसके कि एट सम स्टेज हम शायद कुछ चीज़ों में उनसे आगे निकल जाएं, जिसकी सिर्फ एक वजह जेलसी हो सकती है, जिससे ना चाहने की एक वजह। क्योंकि वैल्यू वाइज हम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स के इन सारी चीज़ों पे हम उनसे पूरी तरह से अलाइन करते हैं। एक चीज़ जो है वो है सिविलाइजेशनल डिफरेंस। वेस्ट की एक स्पेसिफिक टाइप की सिविलाइजेशन है, जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, हमारी इंडिक सिविलाइजेशन है। इनमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ सिमिलर हैं, बट कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मीट। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में लोग मीट नहीं खाते, मेजॉरिटी इंडिया में मीट ईटर्स हैं। 40%, अराउंड 40% लोग वेजिटेरियंस हैं। बट सिविलाइजेशनली हमारी सिविलाइजेशन करुणा दया को वजह बताती है, जो कि एक हायर वैल्यू है टू एस्पायर, जिसकी वजह से हमें जानवर को नहीं किल करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी हिपोक्रेसी थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैं एक मीट ईटर हूँ, बट मैं इस आइडिया को लॉजिकली समझता हूँ। बट आई गेस अभी मेरी लाइफ में शायद वो वक्त नहीं आया कि मैं एक ऐसा डिसीजन ले सकूं कि मैं नहीं खाऊं या जो भी है। तो एक ये डिफरेंस है। आई मीन मैं सिविलाइजेशनली बात कर रहा था, हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में। दूसरा डिफरेंस एक ये है रिलीजन का। क्रिश्चियनिटी चाहे वो लोग रिलीजन छोड़ भी दें, फिर भी उनकी कल्चर को डिक्टेट करेगी, उससे रिलेटेड वैल्यूज़। हमारे यहाँ एक डिफरेंट टाइप की रिलेटेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, इंडिया में टोटली डिफरेंस पर्सपेक्टिव है उसके बारे में मुकाबले वेस्ट में एक पर्सपेक्टिव शेम का इशू हो जाता है, जो कि हमारे में ओरिजिनली नहीं है। थोड़ा बहुत कंटामिनेशन, जो कि कंटामिनेशन मैं यहाँ पे सिर्फ एक मिक्स करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं, जो बाहर के देशों से हुआ है उसकी वजह से एक शेम का एस्पेक्ट आया है हमारी सोसाइटीज़ में भी, लेकिन ओरिजिनल नहीं है वो इस जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है डिफरेंस है। और मुझे सिर्फ इस चीज़ का लगता है कि शायद किसी लेवल पे उन्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कुछ मामले में ईस्ट उनसे सुपीरियर है या फिर इंडियन वैल्यूज़ उनसे सुपीरियर हैं, जिन बातों को वो लाइक इसको ईजी नहीं है डाइजेस्ट करना, और इस वजह से शायद वो ना कर पाए। एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत क्लियर देखने वाली है। वेस्ट में जो लेफ़्ट साइड है वो इंडिक वैल्यूज़ को, जैसे वेजिटेरियनिज़म, जिसको वो वीगनिज़म के तौर पे, क्योंकि डेयरी को भी वो हटा देते हैं, उसे अपनाया है उन्होंने। योगा को उन्होंने अपनाया है, काफ़ी सारी डिफरेंट वैल्यूज़ को उन्होंने अपनाया है जो इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं, मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ लेफ़्ट ही वहाँ का इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी बहुत करता है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि करंट गवर्नमेंट की जो डिस्पोजिशन है उसको वो अग्री नहीं करते। फॉर एग्जांपल एनवाईटी एक प्रॉपरली लेफ़्ट साइड का न्यूज़पेपर है, और उसी ने ही इंडिया के मार्स मिशन पे कार्टून छापा, जो कि आई गेस हर इंडियन को पता होगा। तो थोड़ी सी अजीब सी एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलती है। वहाँ का राइट, जो मैं सिविलाइजेशनल डिफरेंस की बात कर रहा था जिस पे मुद्दा उठ सकता है, वो वहाँ का राइट है। जो फॉर एग्जांपल अगर यूएस में इवेंजलिस्ट वगैरह जो ग्रुप्स हैं। एनीवे, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से चीज़ें शेप होंगी उससे उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो और देखते हैं कि उनका क्या कहना है अभिजीत जी का, और फिर बात करेंगे। China has become a powerful country to reckon with. Yes, on that. So if one day India becomes an economic powerhouse like the US and China, is there a possibility of these Western countries plus the US treating India, treating us the same way they are treating China? Yes, this is a wonderful question, brilliant question. So see, here's the thing about NATO and the US alliances.
the objective of these alliances, of NATO or any other alliance the US has, the Five Eyes alliance or any other alliance, the objective is simple. It has a one-point agenda to ensure that US, the United States, remains the primary superpower, the only hegemonic force in the world. It is to ensure the continuity of US supremacy and hegemony. That's all. That's a one-point agenda. It only serves the US in the long run. Yes, it does throw some crumbs at its allies, etc. But even when it comes to the Five Eyes alliance, the five Anglo-Saxon nations, the United States, Canada, the UK, Australia, New Zealand, these are five nations with the same ethnic structure, ethnic origin, and the geographical culture. origin, UK. Even in this alliance, which is supposedly the closest alliance at all, Five Eyes, even in this alliance, the US treats every other country as a junior partner. In the 1990s or 2000s, I believe, the US sold some fighter aircraft to the Australians, and the Australians found that they could not use them to target anything except what the US wanted them to. So the code inside the computers of these fighter planes would not allow Australians to target certain targets. They would need to take permission from the Americans to do that. So basically, these fighter planes that were sold to the Australians were basically useless. So that's how they treat even their closest allies. And then the Australians had to... Okay, so far जो इन्होंने प्राइमरी नैरेटिव रखा है कि यूएस की हेजेमनी को मेंटेन करना, मैं उससे टू सम एक्सटेंट अग्री करता हूँ, लेकिन मैं उसमें डायरेक्टली जब हम वेस्ट को देखते हैं, सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लो कि वेस्ट है क्या. बेसिकली वेस्टर्न यूरोप, नेटो मेंबर कंट्रीज़, हर नेटो मेंबर कंट्री नहीं, फॉर एग्जांपल टर्की वेस्टर्न यूरोप में नहीं है बट नेटो का मेंबर है. वेस्टर्न यूरोप, एंग्लोफोन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, इनको बेसिकली वेस्ट कहा जाता है. मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हाँ, यूएस की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना इन सब का गोल है. बट ये नहीं है कि इन लोगों को जस्ट क्रम्स मिल रहे हैं. इनकी सारी बेसिक नीड्स जो कि किसी भी सिक्योरिटी अलायंस में जाने के साथ इन्हें मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं. क्योंकि इस बात को समझना होगा कि यूएस इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है. नेटो से सिर्फ थोड़ा सा कम. नेटो वैसे उससे बड़ी इकोनॉमी है बट ऑलमोस्ट नेटो के साइज़ का, ठीक है. तो एक कोई कंट्री जो और नेवी में पूरी दुनिया की नेवी इकट्ठी हो जाए तो भी यूएस की नेवी को टक्कर नहीं दे सकती. ये लेवल है. अक्सर मैं सुनता रहता हूँ आजकल डिफरेंट जगह पे कि चाइनीज़ नेवी के पास अब ज़्यादा बोट्स हैं यूएस की नेवी से. बोट्स से कुछ नहीं होता. मारुति 800 लाओगे, सामने से टैंक आएगा. समझ रहे हो? ये मुकाबला है. जो निमित्स क्लास के जो सुपर कैरियर्स हैं यूएसए के, कभी उनके स्पेसिफिकेशंस पढ़ना, और जो चाइना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोट है उसकी स्पेसिफिकेशन करके ज़रा उनको एक दूसरे से कंपेयर करके देख लेना. एक सुपर कैरियर के साथ फ्रिगेट्स और डिफरेंट अटैक बोट्स जितने भी मिला के एक अटैक ग्रुप बनता है. उनके पास वैसे 10 या 11 अटैक ग्रुप्स हैं. पूरी एक फ्लीट जो भी है, पूरी दुनिया में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है वो, पूरी दुनिया के ओशंस में, ठीक है. कोई मुकाबला नहीं है. तो जैसा कि मैंने कहा, पूरी दुनिया की नेवी भी आ जाए तो भी यूएस की नेवी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है. अब एक ग्रुप है जिसमें एक बंदा जो है ना, वो बाकी के पूरे ग्रुप से ज़्यादा ताकतवर भी है और पैसा भी उसके पास ज़्यादा है. तो लीडर कौन होगा उस ग्रुप का? वही बंदा होगा ना. और तो किसी चाचे मामे को तो लगाएगा नहीं, वो खुद ही लीडर बनेगा. और कॉन्फिडेंस भी है भाई लौंडे में. तो बाकी लोग ये चाहेंगे कि ये पावरफुल रहे ताकि हम पावरफुल रहें, ताकि हम पूरे ग्रुप के साथ एज ए ग्रुप पावरफुल रहें. तो वो उस चीज़ की पूरी सेंस बनती है. पर वो नेसेसरीली एक नेगेटिव चीज़ भी नहीं है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएस निकल के आया एज अ मेजर वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स, उसके बाद से उसने एक ऐसा सिस्टम दुनिया में एस्टैब्लिश किया जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के लेवल में और ट्रेड में
सिक्योरिटी में इजाफा ही कंटिन्यूसली होता है। उसने सबसे पहले तो ओशंस को सिक्योर किया अपनी जाइनॉर्मस नेवी के थ्रू, वरना इससे पहले जो ओशन ट्रेड होता था उसमें, हालांकि आज भी कभी कभार ऐसा देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने कैप्टन फिलिप मूवी देखी होगी, आपको पता होगा कि सोमालिया के आसपास के रीजन में अभी भी पायरेसी होती है। पायरेट्स जो कि समुद्री डाकू बेसिकली हिंदी में। उस तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्पॉट है सोमालिया जहाँ पे पायरेसी थोड़ी बहुत बची है, बिल्कुल ही 2 कौड़ी के लेवल की। पहले ये चीज़ पूरी दुनिया में थी। आज का जो सिंगापुर है ना, बेसिकली वो समुद्री डाकुओं का गांव था। और इसी तरीके से जमैका के एरिया में, यानी कि करीबियन के एरिया में, पूरी दुनिया में लूट होती थी समुद्र में। तो ट्रेड करने में पूरा पूरा रिस्क था कि आप लुट जाओगे। ये 1945 तक की बात बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की, जब तक यूएस नहीं आया पिक्चर में। उसके बाद से ख़त्म होना, यूएस ने ख़त्म किया है इसे अपनी पावर के थ्रू। आज भी इवन इंडियन नेवी भी हेल्प करती है उस एरिया को सिक्योर करने में, सोमालिया के आसपास का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है। एनीवे, तो उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया, उसने ये ब्रेटन वुड्स सिस्टर मिल के बनाया। उसने पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप को जो वॉर टॉर्न था रीबिल्ड करने में हेल्प की, जापान को रीबिल्ड करने में हेल्प की, कोरियन वॉर के बाद कोरिया को रीबिल्ड करने में हेल्प की। ये पूरा जो आप देख रहे हो, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारा उनके साथ ही डेवलप हुआ। इवन चाइना, जो कि इतना चौड़ा होता है आज के टाइम पे पूरी दुनिया में, और जिसको लोग, जिसके गाने गाते हैं, जिसकी लोग क्या कहते हैं, प्रेज गाते हैं कि ज़बरदस्त तरक्की कर ली है, वो किसके साथ ट्रेड करके तरक्की की है? यूएसए ने दिया है उनको ये मौका। किसिंजर के टाइम पे क्या था यार, वो जो इम्पीच्ड हो गया था उनका, निक्सन प्रेसिडेंट, उसके टाइम पे एक ब्रेक थ्रू करवाया था इनफैक्ट पाकिस्तान ने उन दोनों के बीच के में डिस्कस करने के लिए। और वहाँ से उनके ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, वहाँ से चाइना अमीर होना शुरू हुआ। और उसके बाद फाइनली जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसको मेंबर बनाया 2098 के आसपास, उसके बाद इवन और जो तरक्की का स्पीड थी वो और तेज़ हो गई, एक्सेलरेट हो गई। इनफैक्ट हम इंडिया में जो हम कहते हैं ना, हमारी राइज़ है, हमारी राइज़ है, हमारी राइज़ है, इंडिया में भी जो सॉफ्टवेयर का सारा पैसा आ रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेजॉरिटी शेयर उसमें यूएसए का है। यहाँ के लोग वहाँ जाके काम किए, वहाँ के लोग वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी सीख के आए, वापस आके उन्हीं लोगों ने यहाँ पे ऐसी फर्म स्टार्ट की जो कि वहाँ की बड़ी फर्म्स को सर्विसेज देती थी। बेसिकली इन्फोसिस क्या है, यूएस में काम करने वाले इंडियन जो रिटर्न इंडिया में आए थे, उनके ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन। तो अमेरिका के रिसोर्सेज, उसकी कैपेबिलिटीज़, दुनिया जनरली डीप में जाके सोचते ही नहीं है उनके बारे में कि उनकी सिचुएशन है क्या। उनकी शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना कुछ नहीं है उनकी प्रॉब्लम। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सदर्न बॉर्डर पर मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में जो क्राइम और ड्रग्स है वो है। वो उनकी सबसे बड़ी, वो उनका हाईएस्ट लेवल का एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, जो कि अगर वो गर्म होके सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो डेलिकेट तरीके से नहीं, लेकिन बिल्कुल ही जला के राख कर देने वाले लेवल से सॉल्व कर सकता है। बट एनीवे, मैं इनकी बात से सो फार अग्री करता हूँ कि हाँ, उसकी ये जितने भी अलायंसेज हैं, ये उसकी सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए इनका प्राइमरी गोल वही है। और उसकी सुप्रीमेसी के थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड की सुप्रीमेसी, जो कि इम्प्लाइड है उस चीज़ के अंदर। और बाय द वे, ये जो फाइटर जेट्स वाला सीन है, ये जितने भी टूल्स अमेरिका या जितने भी इक्विपमेंट अमेरिका बेचता है दुनिया को, डिफेंस इक्विपमेंट, ये चीज़ उनकी कांस्टेंट है। इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया ऑस्ट्रेलिया का, बट एक और एग्जांपल पाकिस्तान का भी है, क्योंकि अक्सर उनके यहाँ से ये कंप्लेंट आती है कि अमेरिका जो इक्विपमेंट देता है वो उनके हिसाब से डिज़ाइंड होता है, जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता उनकी मर्ज़ी के बिना। तो आई थिंक ये क्लॉज उनके इक्विपमेंट के साथ आता है, जो कि हर जगह ही अप्लाई करता है। आई थिंक यही रीज़न है कि इंडिया ने कभी भी आज तक कभी यूएस का कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदा। Actual owners of the plane of these aircraft, these F-16s, I think, or F-18s, I'm not sure, one of those two. So the United States will not ever tolerate any country trying to rise to its level. And the strange thing is that the rise of China is all thanks to the US. It's an enormous strategic blunder on the part of Richard Nixon and Henry Kissinger. Yes.
So they thought they could prop China up against the USSR. ये दोनों इतने बड़े चूतिया थे ना यार, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी ना अपने टाइम में कि आज उसका भुगतान आज और अगले 50 साल तक दुनिया भुगतेगी, और तभी वो इम्पीच भी हुआ फुद्दू बंदा. In another episode, I had spoken about the fact that China and the USSR nearly went to war. The Soviets had actually considered very seriously nuking the Chinese. It was Kissinger, it was Nixon who intervened and threatened the Russians with a reprisal if they were to nuke और बड़े हाई लेवल के रेसिस्ट भी थे ये दोनों. China. That's how they saved China. Then they had this diplomacy with the Chinese, and they agreed to support China's industrialization process in the hope they naively believed that if China were to become stronger, more industrialized, and more prosperous, then it would naturally become a democracy. How naive and foolish that sounds today. But it is the Americans that have basically helped China rise to where it is today. China would never have Exactly. risen to where it is today if it were not for American support throughout the decades since the 1970s, since the late 1960s and early 1970s. So today America has woken up to the fact that China is potentially an existential threat for them. And therefore they are doing everything they can to some extent to slow the Chinese rise down. If India were to try and rise to that level, it would invite similar, if not harsher, reactions from the United States and from the entire Western world, which is essentially, well, it is essentially run and managed by the United States. So yes, they would treat us not the way they are treating China, they would treat us worse than they treat China, because India is not a strong military power or strong economic power comparable to China. India's economy is much smaller than China's economy. India doesn't have the economic networks and all the alliances and all the dependencies of other countries the way China has. China has been systematically building this up since the 1980s. So even when China was a small, impoverished economy, it was still thinking like a global power. It was planning to be a global power step by step by step. Yeah. So that is what India lacks. इरादे उनके कभी भी नेक नहीं थे भाई. और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो देख लो कि 1950s में उन्होंने कैसे अपनी आर्मी रन कर दी तिब्बत की तरफ और जिनजियांग की तरफ, और जो भी उनके नॉर्थ के एरियाज थे जो उनके कंट्रोल में नहीं थे उस टाइम पे. बट उनकी एक सेइंग है, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम. आई थिंक यही है. ये था उनका मोटो कि आई थिंक ये डेंग जाओपिंग ने कहा था कि अपनी ताकत जो है वो दिखाओ मत खोल के, और बस टाइम कटने दो और ताकत को बढ़ाते रहो, जो कि ये महाराज शी जिनपिंग द ग्रेट ने कर दिया उनका भांडा फोड़. But if India were to aspire to do that, if India were to take steps to do that, it would invite similar responses from the US and from the West. And you see this all the time. India is slowly rising as an economy and in some other ways, and you can see the hostile reaction of the Western media towards India. It's like hostile across the board. They try and focus on only the negative. They try and portray India in an extremely negative manner. So you see that all the time. ओके, मैं ये कहने वाला था कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इतना नेगेटिव, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव, चाइना से भी ज़्यादा नेगेटिव आएगा, उसका कोई स्ट्रॉन्ग इनफ प्रूफ नहीं है. लेकिन उन्होंने लास्ट में मीडिया की बात की तो इसको एड्रेस करेंगे. Anyway, so if India were to really start rising, then God forbid, the reactions will be much harsher. China. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर इंडिया राइज करता है इतनी, ओके, सबसे पहले देखो राइज क्या है. क्या इकोनॉमिक राइज है या मिलिट्री राइज है? अब लोग कहते हैं कि चाइना बहुत पावरफुल है मिलिटरीली. अब देखो इक्विपमेंट चाइना के पास क्या, थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं पहले. चाइना के पास इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट उसका उसी लेवल का है जितना कि या उससे घटिया ही है जो बाकी की दुनिया के पास है. उनके पास थोड़ा ज़्यादा है, बस यही है, नंबर्स में उनके पास ज़्यादा है, क्वालिटी में कम है. एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सनल सारी आर्म्ड फोर्सेस में ऑलमोस्ट इंडिया के जितना ही है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे ज़रूर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर दिया है. अब पर फाइटिंग एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है.
उनके पास लो लेवल ग्राउंड नहीं है जिससे कि वो एयर अटैक कर सके, एयर ऑफेंसिव लॉन्च कर सके, क्योंकि हाई लेवल ग्राउंड से आप आई डोंट नो, जब हाई लेवल ग्राउंड से फ्यूल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो उनको वो फ्यूल भी कम लेके जा सकते हैं, एमिनेशन भी कम लेके जा सकते हैं। तो फिज़िकली और एक्सपीरियंस वाइज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पास उस एरिया में कोऑपरेटिव पॉपुलेशन नहीं है, हॉस्टाइल पॉपुलेशन है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको लाने पड़ेंगे बंदे। चाइना की थोड़ी सी डेमोग्राफी और एथनिसिटी को समझो। चाइना के जो मेन जो ओरिजिनल चाइना है, जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल चाइना है आज के टाइम का, वहाँ की 90%, मोर देन 90% पॉपुलेशन हान चाइनीज़ जो वो की वहाँ की मेजॉरिटी एथनिसिटी है हान, उनको हान कहते हैं। और एक्चुअल में वो ही चाइनीज़ है। ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा एरिया कब्जाए हुए हैं ज़बरदस्ती के। तिब्बतन्स उनको लाइक नहीं करते। मे बी शायद कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो उनकी आर्मी में भर्ती हो जाते होंगे, लड़ने आ जाते होंगे, पर वो उनके साथ वॉर में कितना लॉयल होंगे जब व्हेन पुश कम्स टू द शव, कितना लॉयल होते हैं, ये एक डिफरेंट दूसरी देखने वाली चीज़ होगी। वेयर एज इंडिया का सीन वो वाला नहीं है। इंडिया के पास बिल्कुल माउंटेन के लोकल ओरिजिनल लोग हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कोई बहुत पावरफुल कंट्री है इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी कंट्री फिलीपींस के अगेंस्ट होगी, दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट होगी, क्योंकि वो सारी छोटी कंट्रीज़ हैं। मुझे नहीं लगता चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है वियतनाम के अगेंस्ट। वियतनाम किक देयर एसेस द लास्ट टाइम दे ट्राई टू मेस विद देम। तो और वियतनाम तो खैर वैसे भी यार ज़बरदस्त लोग हैं, उन्होंने तो अमेरिका को भगा दिया मार के। लोग ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान ने भगा दिया, नहीं भाई, अफ़गानिस्तान से वो खुद गए हैं जब उनका मन भर गया। उन्होंने दबा के, जिसको कहते हैं, ऐसी तैसी की है, और फिर जब उनका मन भर गया, अब उनको लगा कि नहीं यार अब इधर कुछ नहीं रखा, तब वो गए हैं। भगाया उनको वियतनामीज़ ने था, टू इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड भगाया। तो मिलिटरीली मुझे नहीं लगता वो है पावरफुल इकोनॉमिकली, और वो होंगे भी पावरफुल इकोनॉमिकली ही। उसका रीज़न ये है कि वो देते हैं पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 800+ बिलियन का उन्होंने कर्जा दिया हुआ है पूरी दुनिया में, और कंट्रीज़ को पैसा देके अपने उसमें, जैसे कहते हैं ना कि जाल में या जब अपने शिकंजे में दबाया हुआ है कि या तो पैसा दो या तो इस क्लॉज के तहत अपनी ये चीज़ दो, अपने एसेट्स दो। और इसी तरीके से वो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इसी तरीके से वो उनसे वोट डलवाते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। बट मज़े की बात यह है कि यूएस इनमें से किसी का भी, आई मीन किसी का तो नहीं, बट ज़्यादातर का सिग्नेटरी नहीं है एक्चुअल में। तो यूएस ने अपने आप को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिचुएशन में रखा हुआ है कि अगर मौका आता है तो वो आराम से चाइना का हिसाब किताब कर सकता है। तो चाइना बेसिकली ताकतवर है, चाइना का बेसिकली राइज हो गया है पैसों में। हम तो अब हमारा जब राइज होगा तो क्या होगा? चाइना है 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, इंडिया वॉज ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, थोड़ा पीछे चले गए हम लास्ट ईयर कोविड की वजह से, बट 2030-40 तक हम पहुंच जाएंगे जहां चाइना है उसके आसपास, जहाँ चाइना आज है उसके आसपास, जहाँ चाइना उस वक्त होगा उसके आसपास नहीं। बट वो भी देखते हैं क्या होता है चाइना का यार, पॉपुलेशन वगैरह के और दूसरे बहुत तरीके के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ग्रोथ है ना वो उन्होंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर ली, और इतनी लंबी ग्रोथ सस्टेन करने की जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फ्यूचर में इतने प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत ही अनफोर्सीन रिपरकशंस इसके आ सकते हैं, जिसमें से कि एक एनर्जी ग्रिड वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो आपको देखने को मिला था उस तरीके का, किसी ने नहीं देखा था ना ये, अनफोर्सीन सडनली इट जस्ट पॉप्ड अप, राइट। तो बात है सारी पैसे की, अगर देखा जाए जो है क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो कि अगर चाइना के पास इतने पैसे, इंडिया के पास इतने पैसे आ गए जितने पैसे चाइना के पास हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, तो पूरी दुनिया पैसे लेके आ रही है इंडिया में। पैसे का ये सीन है कि देखो, वेस्ट का पैसा है प्राइवेट पैसा, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। प्राइवेट पैसे वाले का ये नेचर होता है, वो पैसा वहाँ लगाता है जहाँ से उसे रिटर्न मिलता है। इंडिया से उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो 14 ट्रिलियन की, वो 20 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी आपको बना देंगे प्राइवेट मार्केट। यही चाइना के साथ हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली तो
और इसमें उनकी गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती है बट रोक नहीं सकती, क्योंकि वो है, उनका स्ट्रक्चर ही फ्री मार्केट का है। वो सर्वाइव ही वैसे करते हैं। वो उसको रोक देंगे, उनकी ओरिजिनल लाइफ लाइन ही श्रिंक हो जाएगी, चोक हो जाएगी। तो हाँ, इंडिया होगा उस लेवल पे अमीर जिस लेवल पे अमीर आज चाइना है, या फिर हो सकता है चाइना के बराबर भी फ्यूचर में। ठीक है, जो उस वक्त चाइना की सिचुएशन होगी उस बराबर कैचअप हो जाए, हो सकता है हम उनसे। और रही बात, और नहीं, ये इतना कुछ नहीं कर पाएंगे आज के टाइम में भी। ये कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा ये कोशिश नहीं करेंगे, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश ये तो मैं भूल गया, एक फिनोमेनन कहते हैं कि हर आने वाली ताकत को हर जाती हुई ताकत रोकने की कोशिश करती है। तो एनीवे, ये कोशिश करेंगे बट यही हेल्प भी करेंगे। एक तो चीज़ ये है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात ये है जो न्यूज़पेपर्स की इन्होंने बात की कि अक्रॉस द बोर्ड वहाँ की जो मीडिया है इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाता है, इंडिया की नेगेटिव चीज़ें दिखाता है। क्या दिखाते हैं वो इंडिया के बारे में? गरीबी, यहाँ की अव्यवस्था, यहाँ की डिफरेंट तरीके की सोसाइटी में होने वाली नेगेटिव इशू। ओके, हो सकता है वो उस पे अपनी तरफ से एम्बेलिशमेंट्स ऐड कर देते हो, अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा देते हो। क्यों? मीडिया तो अब पहले समझो मीडिया क्या है। मीडिया हमारे यहाँ का कैसा है? एक नंबर का चोर है। अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी रेटिंग के हिसाब से वो दिखाता है मीडिया। मीडिया पे ज़िंदगी में दो कौड़ी का भरोसा मत करना। मीडिया हमेशा वो दिखाता है जिसको ज़्यादा, मीडिया दिखाता है एलियन आए और मुर्गी को उठा के स्पेसशिप में ले गए, तो वो कौन सा हमसे बहुत बेटर है? वो भी ऐसे ही है, देखने में डिसेंट लगते हैं, सूट उन्होंने अच्छे पहने होते हैं, बस ये फ़र्क है। और इंग्लिश बोलते हैं जिसका कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल असर हो जाता है कि ओ ये तो पढ़ा लिखा ही होगा, या फिर ये तो कोई जीनियस ही होगा, बस यही फ़र्क है। तो वो जो इंडिया की गरीब पिक्चर दुनिया में बिकती है, उसकी रेटिंग मिलती है, उसकी कुछ नया, ओहो बॉडीज़ बह रही हैं रिवर के अंदर, लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर गए, ये जब न्यूज़ आ रही होगी तो लोग देखते हैं ना उसे, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। और कुछ लेफ्ट में जो आइडियोलॉजी है वो हो सकता है करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, बस इतनी सी बात है। तो यस, मैं इतने से एग्री करता हूँ कि हाँ वो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके पास इनफ ग्राउंड होगा, और उसकी वजह से, क्योंकि उनके पास ग्राउंड नहीं होगा तो वो कोशिश किसी भी लेवल पे सक्सेसफुल होगी। बाकी असली पता तो तब भी चलेगा जब चीज़ होगी, अभी तो सिर्फ प्रेडिक्शन की जा सकती है पैटर्न्स के आधार पे। एनीवे, देखने के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।